अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आज मेरे लिए बड़ी ख़ुशी की बात है कि मेरे साथ बहुत ही सीनियर साइंटिस्ट, शायर, इनसे अभी हम बात करेंगे, डॉक्टर हामिद सलीम हैं। सर से मैंने रिक्वेस्ट की कि एक इंटरव्यू आप दें मेरे चैनल के लिए, तो इन्होंने एक्सेप्ट की, बहुत खुशी हुई। तो सर, आप कैसे हैं? सबसे पहले अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने ये गुफ्तगू का मौका दिया और आपसे बातचीत करना अच्छा लगा। अगरचे भी मुलाकात पहली या दूसरी हुई हमारी, लेकिन बहुत अच्छी है। और जो आप काम कर रहे हैं, मेरा ख्याल है इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है कि यंग लोग, स्टूडेंट्स शायद थोड़ा बहुत इंस्पायर भी हों साइंस की तरफ। और दूसरा कि हमारे साइंटिफिक डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को थोड़ा बहुत आइडिया इस तरह हो जाए। इस इस लिहाज से ये को ठीक लगता है। जी सर, थैंक यू वेरी मच। तो मैं सर यहाँ से शुरू करना चाहूँगा कि आप रहने वाले कहाँ के हैं? मैं बज़ाते ख़ुद तो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान 1947 में बना, ठीक है। मेरे पेरेंट्स अमृतसर से हिजरत करके आए और उन्होंने बड़ी मुश्किलात यहाँ बर्दाश्त की। और सही शुरू में फाका कशी भी देखी, क्योंकि ज़ाहिर है लुटे हुए काफ़िले आते थे, उनसे कहानियाँ सुनी। ऐसी ट्रेन में आए कि खून आलू ट्रेन थी, फलाना था उस ज़माने में। ये बचपन की यादें हैं। लेकिन मैं पैदा, वो यहाँ से ट्रेन उनकी शायद पिंडी घेब वगैरह गई, इधर उधर से हो हवा के आखिरकार मेरे पेरेंट्स रावलपिंडी में सेटल हुए और मैं यहीं पैदा हुआ 1954 अच्छा, 1954 में रावलपिंडी में। रावलपिंडी में। ठीक है। और एक बड़ा दरमियाना सा माहौल, और उस वो एक ऐसा था घर कि हम अकेली फैमिली नहीं थी, कुछ और लोग भी जो सारे तकरीबन महाजर करके फैमिली आई हुई थी ना, वो कोई दो दो कमरे पकड़े हुए थे, इस तरह रह रहे थे ऊपर नीचे साइडों पे। वहाँ मैंने आँख खोली। तो अमृतसर से आए तो रावलपिंडी कैसे आए? बीच में लाहौर भी है और भी शहर थे। इसीलिए मेरे पेरेंट्स ने जो बताया कि हमारे जो यानी वालिद की तरफ से रिश्तेदार थे वो लाहौर में सेटल हो गए। इनकी जो ट्रेन थी, क्योंकि वो कोई ऐसा सिस्टम था ट्रेनों पर कि वो ये मेरा ख्याल हज़रो या पिंडी घेब या इस तरह आके ना इस तरफ रुकी है, ये उस ट्रेन में आए हैं। फिर यहाँ आके एक दूसरे को इन्होंने तलाश किया। फिर उस ज़माने में मैं एक लफ्ज़ सुना करता था, क्लेम क्लेम। मुझे नहीं पता था क्या था, छोटा बच्चा। अब पता चला कि वो ये था कि कोई, फिर बाद में वो वालदा की तरफ से एक छोटा सा घर हमें किसी जगह मिल गया। उस वक्त मैं, मेरा ख्याल 4th-5वीं जमात में था। फिर हम वहाँ शिफ्ट हुए। और उस ज़माने में ये लाइट नहीं होती थी, यानी लैंपें घरों में जलती थी। लिहाजा जब हम नए घर में गए हैं, नया तो नहीं था, यानी बना तो पहले का हुआ था, लेकिन हमारे लिए वो अपना घर था, ठीक है, मुनासिब सा एक गली के अंदर। तो उसमें जब लाइटें लगी हैं, मेरा ख्याल है मैं शायद 5वीं में हूँ क्या है, तो वो बहुत बड़ा अचंभा था कि बिजली की लाइट हमने देखी है। जबकि लैंपें होती थी, लोग फिरते थे, वो आपने नहीं देखा होगा कि घरों में जब लैंप जल रही होती थी और कोई आप फिर रहे हैं, चल रहे हैं, तो दीवारों पर साए हरकत करते थे। तो वो एक कल्चर था, वो मैंने अपने सामने देखा है। मैं पहला इंटरव्यू सर कर रहा हूँ कि जो इतना 1950s में जिसकी पैदाइश हुई है, थोड़ा सा माहौल सर बताइए, उस वक्त का क्या माहौल था? थोड़ा सा इर्द गिर्द का अपना माहौल बताइए। वो माहौल ये था कि चूँकि टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी, अगर से मैं उस वक्त था बच्चा, लेकिन जो ऑब्ज़र्वेशन बता रही है वो ये था कि जैसे मतलब गलियों में अगर फ़कीर भी आते थे, जो मुझे याद है, तो वो कोई सारंगी सी या कुछ म्यूज़िक थोड़ा सा बजाते थे, किसी ने कुछ दे दिया। सोसाइटी में इस तरह क्या लूट मार नहीं थी, क्यों कि ना टेलीविज़न था, ना रेडियो था, ना लोगों को अवेयरनेस थी। गरीब ये समझते थे हम पैदा इस तरह हुए हैं और जो है बस ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, मेहनत मजदूरी कर लो। तो एक बेचैनी, इसतराब नहीं था। लेकिन वो एक स्टेटिक माशरा था, वो डायनामिक नहीं था। तो हर शय ये नहीं कहनी चाहिए कि जी पहले ज़माने की अच्छी थी, इस वक्त डायनामिक है, ऊंच नीच हो रही है। अब यहाँ जोलाहा, मोची, नाई, ये बड़े उस ज़माने में अहम चीज़ें होती थी, ख़ानदान पहचाने जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब किसी का बच्चा भी इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट बन सकता है। तो ये पॉजिटिव चीज़ है जो मैं समझता हूँ।
तो सर स्कूलिंग कहाँ से है आप? हाँ, स्कूलिंग ये है कि मेरा ख्याल यही है कि जब मैं छोटा था तो ज़ाहिर है माँ बाप सोचते हैं कि किया जाए इन्हें स्कूल में दाखिल। वालिद साहब को शेर व शायरी से ताल्लुक़ था, कुछ तबीयत ऐसी थी कि वो घर में तवज्जो नहीं देते थे। अगर इसी वजह से घर के हालात ख़राब थे, यानी कि हम फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं थे, कि वो असल में उनमें भी ईगो बहुत थी। डिग्री वगैरह चूँकि नहीं थी, वैसे वो पढ़े लिखे दाना आदमी थे। लिहाजा ये मेरा ख्याल है कि उनको कोई मुनासिब जॉब नहीं मिल सकती थी, और नौकरियों में खुशामदें भी थोड़ी बहुत चलती हैं जो उनकी तबीयत में नहीं था, जिसकी वजह से शायद उन्होंने जॉब भी नहीं की। कोई मुस्तकिल कारोबार वैसे छूट गया कि जो अमृतसर में था यहाँ कर नहीं सकते। तो वो एक ऐसी बीच की सिचुएशन थी कि वो कुछ काम नहीं करते थे, लिहाजा बड़ी मेहनत मजदूरी से मुनासिब से तरीके से घर चलता था। तो वालदा को सारी तवज्जो थी, वो बहुत बड़ी एडमिनिस्ट्रेटर थी, हर बच्चे का पता है क्या करना है, हालांकि उन्हें कुरान मजीद के अलावा कोई तालीम नहीं थी। लिहाजा उन्होंने फ़िक्र करके, मेरा बड़ा भाई उस वक्त बीए में था, तो बड़े भाई को कहा मुझे दाखिल कर दो स्कूल में पहली जमात में, और वो 5 साल की उम्र में दाखिल करा देती थी हमारी वालदा, जबकि उस वक्त 6 साल होता था कि बच्चे की उम्र हो। तो मेरा ख्याल है कि ये मुझे इसी तरह 5-5.5 साल का शायद हूँ, ये मुझे अंदाज़ा नहीं। तो मेरा भाई मुझे एक स्कूल में लेके गया जहाँ फ़ीस वगैरह नहीं थी, उसको मोती बाज़ार कहते हैं आज भी रावलपिंडी में। वहाँ एक स्कूल है पुराना, बहुत पुराना। वहाँ उस वक्त मेरा ख्याल है कोई आना 2 आने फ़ीस थी महीने की, बहुत मुख्तसर सी। वहाँ दाखिल कर दिया। स्टार्ट होते थे क्लास में, तो भाई ने, चूँकि उस ज़माने में बीए एक मेरा ख्याल रिस्पेक्टेबल एजुकेशन थी, इन्होंने मास्टर से को मुलाकात की। मैं बैठा अब देख रहा हूँ इनके साथ, उसे कुछ कहा। उसने मुझे, मतलब क्लास में अगर 5-6 टाट बिछे हुए हैं ना, तो एक लाइन में उसने सबसे आगे मुझे बिठा दिया। और मेरा ये ख्याल है कि वो शायद मेरे भाई ने कहा होगा कि इसको ज़रा तवज्जो देना और पढ़ाई पर ख्याल रखना। उसने भी वादा कर लिया होगा कि अच्छा जी आगे बिठा दिया कि यहाँ बैठ जाओ, बैठ गया। अब उसमें ज़्यादातर ज़ाहिर है वो प्राइमरी स्कूल और ऊपर से मोती बाज़ार, तो जो स्टूडेंट बाद में मुझे मिले पता चला कि वो सब कारोबारी इलाकों से थे, यानी उनके माँ बाप इस तरह के कारोबार करते थे, छोटे मोटे जो भी है। तो खैर मैं बैठा, तो भाई जब घर आ गया होगा, मुझे नहीं पता कैसे निकला, इतने बच्चे को एक एक शायद तो याद नहीं, मुझे सिर्फ इतना पता है कि मेरी तबीयत में वहशत बहुत है। हालांकि मैं कोई लड़ाका झगड़ा लूँ इस तरह का बंदा नहीं हूँ, लेकिन एक वहशत है कि मैं अपने मुखालिफ माहौल ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो बैठा था, और मेरा ख्याल है कि मैं बहुत, यानी पाबंदियों को मैं पसंद नहीं करता। स्कूल यूनिवर्सिटी में कभी भी खुशी से नहीं गया, मजबूरन डिग्री लेने के लिए गया। तो बैठा था, मुझे नहीं पता क्या हुआ, किस्मत अच्छी थी कि मास्टर ने क्लास के 1-2 लड़कों से कहा, जो ज़ाहिर उम्र में मुझसे बड़े होंगे, कि पीछे मेज़ रखो, मेज़ के ऊपर रखो कुर्सी। तो मास्टर ने कुर्सी पर चढ़ के, तो चार्ट नहीं होते स्कूलों में, अलिफ बे पे, अलिफ अनार और इस तरह के पढ़े, उसने किसी चार्ट को दीवार पे लगाना था टांगने के लिए। बस वो मास्टर उठ के पीछे गया, अभी वो कुर्सी पे मेखा नहीं चढ़ा, मुझे नहीं पता क्या हुआ है, अभी मेरे चंद मिनट ही गुजरे हैं। मैंने वो थैला सा था जो वालदा ने दिया था, जिसमें मेरा ख्याल कायदा वगैरह कुछ होगा, अब ये मुझे याद नहीं, मैंने उठाया है, रखा है, वो वहीं छोड़ा है, और मैं भागा हूँ, क्योंकि कमरे का दरवाज़ा सामने ही था, और मुझे सिर्फ एक आवाज़ आई है कि पकड़ो पकड़ो पकड़ो। और मैं इतनी तेज़ी से भागा हूँ कि बचपन में भी मैं था वैसे एक्टिव, यानी मैं तेज़ भागता था, गली में रेस लगती थी, उसमें भी आगे आने वालों में था। लिहाजा मुझे ये लगता है कि एक तो मुझे मोटिवेशन बहुत था भागने का, जो मेरे पीछे भागे, अगरचे मुझसे शायद कुछ उम्र में बड़े भी हों, मास्टर जैसे मॉनिटर वगैरह होंगे, लेकिन उनका मोटिवेशन लेवल भी कम होगा, लिहाजा मुझे कोई पकड़ नहीं सका। और पीछे मुड़ के मैंने देखा नहीं, जब तक कि मैं अपने घर के करीब नहीं पहुंचा। अच्छा, करीब जब पहुंचा हूं तो 2-3 दुकानें थी वहां पर, ज़्यादा थी, वो छोटा सा थी, गलियां ही, मकान ऊपर मकान, नीचे लोगों ने अपनी बैठकें वगैरह दी हुई थी दुकानदारों को। तो इत्तेफाक से वालिद साहब, वो उस ज़माने में लोग तहमत भी पहनते थे 2-3, वो अभी सुबह उठे ही होंगे, वो 9-10 बजे होंगे, मुझे नहीं पता क्या टाइम, आगे इत्तेफाक से वो आए। वो क्या हुआ, पंजाबी में उन्होंने कहा। मैं एकदम उनकी टांगों के बराबर भी नहीं आता था, उन्होंने लगा, मैंने कहा मास्टर ने मारा है। मारा मुरा नहीं था, बच्चे के मुँह से निकला मास्टर ने मारे।
और रोने लग गया। उन्होंने कहा कोई परवाह नहीं, फिक्र ना करो। बड़ी तसल्ली दी, घर ले आए और वालदा से कहा कि पंजाबी में बता दूं कि कित्थे है मुंडे दा फार्म जी। अभी फॉर्म दाखिल करना था। उन्होंने कुछ कहा होगा, बहरहाल वो फॉर्म उनके हाथ आया और उन्होंने मेरे सामने यूं उसको फाड़ दिया और उन्होंने कहा है मैं मुंडे नूं नहीं पढ़ाना। अच्छा। तो वो जो मुझे वो खुशी है वो अब तक याद है कि मैंने नहीं पढ़ना। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि फिर इसी असना में जो एक वाक़या मुझे याद है वो ये है कि मेरे दादा लाहौर में थे। जैसे मैंने कहा कि मेरे वालिद के सारे बहन भाई लाहौर में सेटल थे, तो उनका इंतकाल हुआ। ये मुझे वहाँ लेके गए हैं। वो मुझे सीन याद है, एक महमूम सा और ये भी मुझे पता था दादा क्या होता है। इतना दादा हो गया हुआ था शायद, लेकिन लोगों को गम था, दुख था, हमें कुछ नहीं, हम तो बच्चे थे, खेल रहे थे। तो उसके बाद मैं वापस आया हूँ तो मुझे लगता है कि इन्होंने फिर वालदा ने दोबारा मेहनत करके तो मुझे दोबारा दाखिल करवाया उसी स्कूल में। तो फिर बड़ी मुश्किल से मैं पढ़ता। फिर बल्कि एक और वाक़या भी हल्का सा बता दूँ कि तालीम की तरफ असल में तो मुझे इल्म का नहीं कहना चाहिए कि इल्म से कोई बगावत थी। मुझे पाबंदियों से ना बहुत वहशत है कि मुझे कोई कह दे कि अच्छे कपड़े पहनने हैं, फलाना करना है, दफ्तर में आने के लिए सारी एक्टिंग करनी पड़ती है, और वो मुझे ज़रा थोड़ा सा, इसीलिए मैं बागों की बजाय होटल रेस्टोरेंट्स आला तरीन भी हों, मुझे उनकी बजाय जंगलों में मज़ा आता है, जहाँ खुली फ़ज़ा हो, नेचुरल सीनरी, दरिया बह रहा है, नहर है, चश्मा है। तो तबीयत असल में इस तरफ रुझान था। तो तीसरी में बल्कि ये कहना था कि मुझे जब तीसरी जमात थी तो ये टीचर हमारे जो है ना, एक प्रॉब्लम ये था कि उस वक्त ज़्यादातर बहुत एजुकेटेड या समझदार नहीं होते थे, जालिम भी होते थे, मारते थे। एक टीचर था, वो अच्छी खासी उसने धूप में बिठाया हुआ था क्लास को, तीसरी में मैं भी बैठता था, बड़ी गर्मी लगती थी, कुछ भी, खैर वो मुझे टाइफाइड हो गया। मैं 2-3 महीने शायद बीमार रहा, जा नहीं सका। नतीजा वो हुआ कि तीसरी जमात का जब इम्तहान हुआ तो भाई बहुत केयरफुल था, माँ के बाद दूसरे नंबर पर ये बड़ा भाई है, इसको बड़ी केयर होती थी बहन भाइयों की। तो अम्मी ने उनसे कहा कि पता करो कैसे इम्तहान दे के आ रहा है। हालांकि तीसरी जमात के बच्चे का मैंने तो कभी परवाह ही नहीं की थी अपने बच्चों की। तो उसने जो मुझे पूछा पाछा कुछ होगा तो वालदा को बता दिया था कि ये कुछ करके नहीं आया। तो वो पता नहीं, वो ख़ास लफ्ज़ बोला करते थे, खैर था कि क्या पंजाबी में कि चांद चढ़ा आया। तो वही हुआ कि फिर मैं फ़ेल हो गया। वो भी मुझे याद है कि बस वो एक ऐसा था कि मेरे साथ उन्होंने गली के, सेंसिटिव बहुत था, ये माँ का कमाल है, क्योंकि अंदाज़ा था। तो गली के 1-2 लड़के जो मेरे बड़े भाई के, जो मुझसे बड़ा था, हम 4 भाई हैं ना, जो मुझसे नेक्स्ट था, उसका 1-2 दोस्त हम आ रहे हैं, हम साहिब भी, उनको साथ भेजा कि देखो अगर कुछ हो तो ये संभाल लेना इसको। वो मुझे ले गए तो मास्टर नाम ले रहा था, उस ज़माने में ये होता था रिज़ल्ट का ना, नाम लेते थे, फलाना 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 फेल, बाकी सब पास। वो जो फेल की लिस्ट थी ये मुझे भी पता था कि इस लिस्ट में नाम आना बायसे फ़ख्र नहीं। करते 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 उसने हामिद सलीम कहा तो मेरा तो यूँ लगा जैसे सारा खून पैरों में चला गया, एकदम जर्द रंग। और वो एक था परवेज़, उसका नाम था, हमारा हमसाया, मेरे भाई से थोड़ा बड़ा, लेकिन अच्छे हमदर्द लोग थे। उसने एकदम मुझे उठाया, ओ हामिद साडा पास। तो ले आई, लेकिन मुझे पता था, मैं 2-3 दिन घर से बाहर नहीं निकला, कमरे से बाहर, बहुत शर्म आती थी। तो वो एक बड़ा शौक़ हुआ कि इतना नालायक नहीं था कि मैं फेल होता, लेकिन बाहर। तो मैट्रिक तक एक ही स्कूल से आपने पढ़ा? नहीं, वो उस स्कूल में तो फिर ये हुआ कि 5वीं में तो बल्कि उन्होंने, मास्टर ने पैगाम घर में भेजा होगा, जो इन्होंने किसी को भेजा कि जी इसको छुट्टी के बाद 1-2 घंटे ट्यूशन कराया करें, क्योंकि हमने ये अच्छे बच्चों में है, पढ़ने वालों में लायक, तो हम चाहते हैं कि ये उसका इम्तहान दे, वजीफ़े का इम्तहान उसको कहते थे 5वीं में। तो गोया 5वीं में मेरा ये पोजीशन थी, वहाँ पर वो वजीफ़े का इम्तहान भी दिलवाया। वो एक स्कूल था जो अब तक मुझे याद है, बहुत बेहतरीन स्कूल, मज़ा आ रहा था। वो कोई शहर से दूर था, रावलपिंडी से, और अभी तक मुझे उसका पता नहीं, दोबारा मैं कभी गया नहीं। तो उस वक्त बहुत अच्छा लगा था। वहाँ इम्तहान तो सारे दिए, कुछ लोगों को वो साथ साथ निकालते थे, मतलब एक इम्तहान लिया ना इंग्लिश का, तो उसके बाद कुछ को कह दिया कि फारग। तो मैं आखिर तक वहाँ रहा, लेकिन मेरा ख्याल मेरा वजीफ़ा नहीं आया था।
लेकिन अच्छा, तो उस वक्त भी ऐसे बोर्ड के इम्तिहान या ऐसी कोई चीज़ होती थी? मैट्रिक बोर्ड का होता था, लेकिन ये 5वीं वगैरह तक नहीं। लिहाजा वहाँ से वो 5वीं का जो भी होगा, मेरे पास तो है भी नहीं सर्टिफिकेट, उस वक्त लिया होगा उन्होंने। तो फिर DAV कॉलेज रोड रावलपिंडी में एक स्कूल है, बल्कि मुझे अफसोस है कि अब उसको नया बना दिया गया है, पुराना वो रहा नहीं जिसे मैं देखना चाहता था। तो वहाँ मेरा भाई चूँकि मुझसे 3 साल सीनियर था, तो ये 9वीं में था जब मैं 6ठी में गया। तो वो पहले दिन ये मुझे लेके गया है, मैं इसी की क्लास में बैठा हूँ, इसके दोस्त यार, माहौल देखा। तो उसके बाद फिर क्लास में चले गए होंगे, फिर उसमें मैंने मैट्रिक तक तालीम हासिल की। तो फिर मैट्रिक के बाद आपने क्या पढ़ा? अच्छा, अब यही है कि मैट्रिक में वहाँ ये हाल था, ये भी बता दूँ स्कूलों का, कि इतना मुझे पता चल गया था कि मैं एक आम से माहौल में हूँ और मुझे यहाँ से निकलना है और मेहनत करनी है, पढ़ना है। उस ज़माने में आप जो मैथमेटिशियन हैं, आपको पता होगा कि सेट थ्योरी, सारी अलजबरा और सेट बड़ा, ये वो पहली क्लास थी पाकिस्तान में जिसको सेट थ्योरी इंट्रोड्यूस कराई गई थी 9वीं 10वीं में। 9वीं 10वीं में? हाँ, लिहाजा हमारे जो टीचर थे उनका उन दिनों जो 2 महीने की छुट्टियां थी ना 9वीं में, उन्होंने बाकायदा ट्रेनिंग कोर्स कराया था 1-1.5 महीने का। मुझे नहीं पता, यानी टीचर जानते हैं, लेकिन उन्होंने बताया था। वो कोर्स करने गए थे क्योंकि उन्हें भी सेट थ्योरी का नहीं पता था। तो मैं घर में बैठ के पढ़ता था कि कैसे, क्योंकि पता था फर्स्ट डिवीजन लेनी है, आगे दाखिला नहीं मिलेगा। समझ में कुछ नहीं आता था। घर में कोई साइंस का माहौल नहीं था। शायरी वगैरह वालिद साहब को ज़ुबान उर्दू इस पे बड़ा था, बल्कि वो खैर मैं बाद में बताता हूँ उधर कैसे आया। तो ये कर करा के, लेकिन इतना हुआ कि मैंने जो भी मेहनत की, फर्स्ट डिवीज़न मेरी अच्छी आ गई। मतलब इस तरह की आ गई कि गॉर्डन कॉलेज एक अच्छा कॉलेज था ना। अब मुझे नहीं पता 900 नंबर थे टोटल कितने थे। उन्होंने ये कहा था कि 630 से ऊपर जिनके नंबर हैं उनका इंटरव्यू नहीं होगा, वो जितने भी एप्लीकेंट हैं वो डायरेक्ट दाखिल होंगे FSC में। जिनके 600 से 30 हैं, 30 से कम हैं, उनका इंटरव्यू होगा। तो मेरे थे 627, 3 नंबर कम। तो मेरा इंटरव्यू किया, और जो बोर्ड बैठा हुआ था वहाँ, उस ज़माने में खैर गॉर्डन कॉलेज में भी स्प्लिट था, 2 प्रिंसिपल चल रहे थे। प्रॉब्लम था वहाँ कोई पॉलिटिकल इंटरनल। तो एक प्रोफेसर और वो जो उसके साथ बैठे हुए थे प्रिंसिपल, उसके पास जो मेरा इंटरव्यू हुआ है, तो एक फॉर्म फिल करना था। अब आपको बताऊं कि हम सेंस होती कोई नहीं। तो एक आधा दोस्त और भी था जो अप्लाई कर रहा था। तो वहाँ एक जगह लिखा हुआ था कि आपने ज़िंदगी में कितनी किताबें पढ़ी हैं। अब मैट्रिक के बच्चे से ये सवाल, हम समझते थे कि इससे मुराद है जो स्कूल के कोर्सेज हैं। अंदाज़ा लगाया कि 10 जमातें हमने पढ़ी हैं, तो कितने कायदा वगैरह सब शामिल। उसने कहा जी मैंने तो 150 लिखी है। मैंने कहा अच्छा, क्या तो तुम ही लिख दे। मैंने भी 150 लिख दी। तो वो बोर्ड में मुझे और तो याद नहीं, उन्होंने मेरा इंटरव्यू नहीं लिया था क्योंकि उनको पता था कि ठीक है, यानी 630 के करीब ही है। तो उन्होंने सिर्फ ये पूछा कि आपने 150 किताबें पढ़ी हैं। उनके पूछने से मैं समझ गया कि ये ज़्यादा लिख दिया है। लेकिन मेरे पास कोई आंसर नहीं था। तो इस तरह वहाँ फिर दाखिला हुआ। अच्छा, एक और चीज़ थी, घर वाले भी समझते थे कि मेरा शायरी की तरफ, और शायद कुछ दलीलें, घर में बहसें थी। एक फ़ायदा बहुत था, मैंने जो माहौल देखा कि वाले सब बहुत ओपन माइंडेड थे। बड़े भाई की भी उसी माहौल में तरबियत थी। तो हमारे घर में बहस हो जाती थी हर चीज़ पर। मसलन हमने बड़े ओपन सवाल किए वाले साहब से कि अल्लाह ताला कौन है, क्या है। वो जी हमेशा से है, तो हमेशा क्या है, इस तरह के। यानी वो एक उनके सूफियाना जवाब होते थे, लेकिन जाहिलाना नहीं होते थे। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि क्यों पूछ रहे हो, कि मत पूछो ये सवाल। लिहाजा वो जब बहसें चलती थी, तो बड़े भाई चूँकि पढ़ा लिखा था और वालिद साहब भी, तो ये सोचते थे, इन्होंने बातें बाज़ दफ़ा की कि यार इस बंदे को हम वकील बनाएंगे, ये बड़ी मुदल्लल गुफ्तगू करना बचपन से। तो इरादा ये था। तो एक दफ़ा वालिद साहब, मैंने कहा घर में को तवज्जो तो देते नहीं थे। तो एक दिन अम्मी ने उनसे कहा कि भाई आप और कुछ नहीं तो मुंडे तो उसी कम अज़ कम उर्दू ही पढ़ा दें। और उन्होंने लिया यार किताब केड़ी है पढ़। मैं क्या जी ये गज़लें स्पेशली नसर तो आ जाती, हाँ पढ़। मीर तकी मीर की पहली गज़ल होती थी, वहाँ से स्टार्ट होता था। अभी तक मुझे याद है वो, फ़कीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले,
अब बच्चों को इसमें क्या इंटरेस्ट, लेकिन वालिद साहब शायरी में बड़ा झूमते थे और दिल से उनको इंटरेस्ट बहुत था। वो करते करते उनसे 2-4 गज़लें मैंने पढ़ी होंगी, लेकिन जिस गहराई में वो गए और जिस तरह लफ्ज़ों के मानी और फलाना फ़लसफ़ात और उससे तसव्वुफ़, और उनके साथ मेरी वहाँ से एक फ्रेंडशिप हो गई जो कि मास्टर्स तक, MSc तक चली, कि रातों को हम बैठ ऐसे बाई चांस कभी कभी, हर रोज़ नहीं, लेकिन किताबों से हट के। तो मुझे फिर शायरी का जुनून हुआ और 9वीं जमात का था मैं बच्चा जब उन्होंने मुझे एक नसीहत की कि कुछ भी होवे ए दुनिया सारी कुछ नहीं अगर दिल च इश्क नहीं, इश्क ज़रूर करी। अब उनको ये नहीं पता कि मैं पहले ही इश्क ज़दा था उसी उम्र में। मेरा असल में लाइन ये थी जिसने मुझे, मैं समझता हूँ, तबाह भी किया, ख़राब भी किया, लेकिन जो कुछ लाइफ में किया उसी वजह से, वो बुनियाद है मेरी ज़िंदगी की। इसीलिए मैं सोचता था कि पढ़ाई झड़ाई कुछ नहीं, बस वो एक जहन में जो किसी का नक्श बैठ गया वो पक्का हो गया और उसी को सब कुछ समझता था। और इससे अगला नुकसान बल्कि ये हुआ, आप अंदाज़ा करें कि ये अब डिटेल में मैं नहीं जाता, कि जब मैं कॉलेज में गया हूँ फ़र्स्ट ईयर में, दाखिला गॉर्डन कॉलेज में, तो फर्स्ट ईयर के जब एग्ज़ाम हुए तो फ़िज़िक्स, अच्छा वहाँ इंग्लिश मीडियम लड़के भी थे गॉर्डन कॉलेज में, इंग्लिश बोलते थे क्लासों में, हमें इंग्लिश आती नहीं थी, टाट वगैरह से पढ़े हुए थे। और अब कोर्स भी मैथमेटिक्स फ़िज़िक्स सब इंग्लिश में थी, बल्कि इवन वेक्टर स्केलर इनको समझने के लिए मुझे अब तक याद है कि बड़ी मैं कोशिश करता था इंग्लिश के फ़िक्रे समझने की, डेफिनेशन वेक्टर वगैरह की। तो वो लड़के सब कुछ समझते थे, उनकी बैकग्राउंड भी अच्छी थी, तो इसी कॉम्प्लेक्स में घर आके पढ़ा करता था। तो जब फाइनल एग्ज़ाम हुआ, स्कूल कॉलेज के अंदर होता था ना, 2 सालों के बाद बोर्ड का एग्ज़ाम होता था FSC में। पहले साल का जब एग्ज़ाम हुआ तो जो मास्टर पढ़ाता था वो वैसे बहुत मेहनती, इन लोगों को खुदा मग़फ़रत करे, वो फौत हो गए, मुझे बाद में मिले, लेकिन मैं सोचता हूँ कि ना इनकी कोई उस वक्त तनख्वाहें होती थी ना कुछ, तो एजुकेशन कम अज़ कम बिज़नेस नहीं थी, बहुत बड़ी मेहनत से। तो वो मुझे भी था कि मैं पढ़ के पास हो जाऊँ। तो उसने एक दिन आके कहा कि थ्योरेटिकल, आपको पता है 100 नंबर का पर्चा होता था, 25 एक्सपेरिमेंट के, 75 थ्योरी के। तो थ्योरी के पर्चे में उसने कहा एक दिन कि उसमें किसी बंदे ने 71 लिए हैं टॉप, तो आगे जो बैठे हुए थे उनमें से एक की तरफ देखा कि शायद आप, उसका रोल नंबर था 237, मुझे अब तक याद है, मेरा था 235। तो वो एक दिन के बाद या 2 दिन के बाद जब रिज़ल्ट लेके आया, उसने बोलना शुरू किया, फ़लाने के इतने नंबर, फ़लाने के इतने, वो पर्चे भी साथ दे रहा होगा शायद, मैं भूल गया हूँ, करते करते 235 71। वो हैरान कि ये वो इज़ 235। वो मैं क्लास के पीछे से उठा आराम से, वो सारी क्लास मुड़ के देख रही थी। उसके बाद जो मैथमेटिक्स केमिस्ट्री इनमें मेरे अच्छे नंबर थे, तकरीबन फर्स्ट सेकंड फर्स्ट इस तरह करके। इंग्लिश बड़ी ख़राब थी, इंग्लिश हमें ख़राब करती थी इंग्लिश में। लेकिन वो फिर इश्क का ऐसा दौर पड़ा सेकंड ईयर में कि मास्टर समझ बैठा कि ये लायक लड़का है, इसको हम ट्रेंड करें। वो क्या करता था, वो उसकी भी नेक नीयत थी, मुझ पर कोई कैफियतें और गुजर रही हैं। अब वो पढ़ाते पढ़ाते सवाल मुझे कर लेता था, मैं गायब होता था। लिहाजा वो सेकंड ईयर में जिल्लत बड़ी हुई क्लास में, कुछ पूछे मुझे पता नहीं। नतीजा उसका ये निकला कि फिर जब FSC के सेकंड ईयर के इम्तहान हुए हैं, 200 नंबरों के वो थे टोटल, 150 थ्योरी का, 50 एक्सपेरिमेंट शायद, 200 में से मेरे 72 थे और फर्स्ट ईयर में 75 में से 71 थे। इतना बड़ा गैप। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये बड़ी ट्रेजिक सिचुएशन है कि जो उम्र ज़िंदगी गुजारने की है वो ही ज़िंदगी बनाने की है। कि जिस उम्र में बलबला, जज्बे और सब कुछ होता है, उसी उम्र में हमें पढ़ना, इम्तहान देने, सारा कुछ। तो मुझे पढ़ना बड़ा मुश्किल होता था, बादल छा गए हैं, बहार है, मौसम अच्छा है, अब पढ़ने को दिल नहीं चाह रहा। तो इस तरह का मैं आदमी था। तो करते करते बहरहाल हर दफ़ा ये कला घर वालों ने सोचा कि मतलब मैट्रिक में सोचा कि इसको फिर वकालत भेजनी है तो आर्ट्स करा दो। अम्मी का मैं हैरान हूँ कि जिनको पता था कि साइंस बेहतर है, बस सुना हुआ था कि ये, तो नतीजा ये निकलता था कि अच्छा इन्हों करा दो साइंस, बाद में डिसाइड करेंगे। तो मैट्रिक में साइंस रख ली, FSC में फिर सवाल, अच्छा साइंस में डाल दो फिर सोचेंगे।
तो एफएससी के बाद मैंने बदल दिया, मैंने कहा मैं आर्ट्स करूँगा, मैं नहीं पढ़ सकता साइंस, मुझे पसंद नहीं। मैं जैसे बताया जज्बाती सा आदमी, वो गली में एक लड़का मिला। एक तो मेरी माँ को नहीं पसंद आया मेरा ये फ़ैसला, दाखिला मैंने ले लिया बीए में, क्योंकि एफएससी में सेकंड डिवीज़न आ गई थी और बहुत मैं डिस्टर्ब था। मैंने कहा बीए करूँगा। तो एक तो वालदा नाखुश थी, उनसे मेरा हमेशा रहा है एक ताल्लुक़ कि मैं उनकी बात नहीं टाल सकता था। वो चीज़ भी थी मेरे दिल में। ऊपर से गली में गुजर रहा था तो एक लड़के ने पूछा कि हाँ भाई की कर रहे हैं? मैं कि यार बीए ही दाखिला ले ले। कहता हाँ यार साइंस मुश्किल होती है। तो ये लफ्ज़ मुझे बड़ा खटका। मैं फिर आके कहा कि हाँ मैं साइंस करूँगा। फिर मैं बीएससी में दोबारा दाखिला लिया। वो भाई को कोई सिफारिश वगैरह करनी पड़ी, प्रिंसिपल से मिलना पड़ा, क्योंकि नंबर अच्छे नहीं थे। पहले तो दाखिला इसलिए हो गया कि अपने स्कूल के सारे बच्चों को उन्होंने दाखिला दे दिया। अब वो दोबारा बीए से एफएससी में लाना, बीएससी में तो, लेकिन फिर बीएससी में मेरी फर्स्ट डिवीज़न आ गई, थोड़ी तवज्जो की, फर्स्ट डिवीज़न आ गई। फिर मशवरा दिया कि मास्टर्स कर लो, फिर इसलिए किया। भाई को मैंने कहा मैं तो शायरी वगैरह करूँगा, मैं और नहीं मैंने कुछ करना। तो वो शेर कहता भी था उस ज़माने में, लिखता रहता था। तो उन्होंने कहा कि अच्छा यार तुम शेर ये कर कहने हैं या इस तरह फाके मरोगे, कुछ नहीं होगा, तो कम से कम ये है कि ये मास्टर्स कर लो किसी सब्जेक्ट में, किसी कॉलेज के टीचर लग जाना तो ठीक है, छुट्टियां भी होती हैं, रिलैक्स भी रहना, पढ़ाना भी, तो कम से कम फाका कशी नहीं होगी। तो फिर मैंने एमएससी मैथमेटिक्स में दाखिला लिया। वहाँ फिर मेरा माइंड चेंज हुआ साइंस की तरफ थोड़ा सा। फिर ये भी था कि मैं चाहता था कि डिग्री भी मुझे मिल जाए, क्योंकि एक और चीज़ भी है जो आप भी चूँकि इसी फील्ड से हैं मैथमेटिक्स वगैरह से, कि ये माशरे को समझना चाहिए कि साइंसेस में अक्सरियत उन लोगों की आती है कि जो ताल्लुकात बनाकर क्लेवरली अपनी पोजीशन हासिल नहीं कर सकते। तो उसके लिए बड़ी होशियारी, भाग दौड़, ख़ुसूसन हमारे जैसे कंट्री में, लेकिन बाहर भी सोशल साइंसेज में आपको थोड़ी तगो-दो उससे हटकर भी करनी पड़ती है। तो मैंने ये फिर सोच लिया था कि भाई मैं और तो कुछ कर नहीं इस तरह सकता, तो मुझे डिग्रियां लेनी चाहिए कि मेरे नाम के साथ ऐसे टाइटल लग जाएं कि एक इज़्ज़तदार ज़िंदगी गुजार सकूं। तो फिर वहाँ पता चला कि एटॉमिक एनर्जी कमीशन न्यूक्लियर इंजीनियरिंग करवाता है, उसमें वो फिर स्कॉलरशिप भी अच्छा खासा है उनका उस ज़माने के हिसाब से, तो मुझे टेंशन नहीं होगी मॉनेटरी भी, और मैं डिग्री भी हासिल कर लूँगा। वो फिर मैं उधर चला गया एमएससी के दौरान। एमएससी के बाद। एमएससी के बाद एमएससी कहाँ से किया? एमएससी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से। अच्छा, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी। ये डिपार्टमेंट कब कब की बात है? ये दाखिला मैंने लिया था 1976। हमें 78 में फ़ारिग हो जाना चाहिए था एंड तक 2 साल में, लेकिन 6 महीने का गैप आ गया था कि उस ज़माने में ये भुट्टो का और ये 9 सितारे और कोई इस तरह का अयूब खान के ख़िलाफ़ तहरीक जो चली, मेरा ख्याल है वो मैं 9वीं 10वीं में था तो चली थी, ये शायद भुट्टो के ख़िलाफ़ थी। तो 6 महीने यूनिवर्सिटी बंद रही थी, वो हमारा सेमेस्टर का नुकसान हुआ था। अच्छा है लोग। उसके बाद ये था कि न्यूक्लियर इंजीनियरिंग में फिर मेरा तकरीबन 1 साल ज़ाया हुआ था इस तरह कि फिर मैंने एमफिल में दाखिला लिया। एमफिल में मैं करना चाहता था, कॉस्मोलॉजी से मुझे इंटरेस्ट था कि यूनिवर्स क्या है ये वो। डॉक्टर असगर कादिर कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में आप भी जानते हैं जी, वो जनरल रिलेटिविटी के बहुत अच्छे, और उनके साथ मेरा एक ख़ास ताल्लुक़ हो गया था, बड़े फ्रैंक सब कुछ। लेकिन उनको पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप मिली, वो अमेरिका चले गए। लिहाजा मैंने फिर न्यूक्लियर इंजीनियरिंग का फैसला किया कि मैं न्यूक्लियर इंजीनियरिंग करूँगा। उसके बाद वहाँ आपको शायद पता हो कि न्यूक्लियर इंजीनियरिंग में एनर्जी प्रोडक्शन जो है ना न्यूक्लियर रिएक्शन से, तो वो होती है न्यूक्लियर फिशन से, कि यूरेनियम या प्लूटोनियम ये एटम ब्रेक करता है। इंजीनियरिंग का मेथड है कि एक थर्मल न्यूट्रॉन यानी बड़ी कम एनर्जी का न्यूट्रॉन अगर यूरेनियम के न्यूक्लियस में बैठ जाए तो वो अनस्टेबल होकर ब्रेक करता है, और वो आइंस्टाइन की जो इक्वेशन है E=mc² के मास और एनर्जी का रिलेशन, तो थोड़ा सा मास जो ज़ाया होता है मैटर, वो मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, उस एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो उस ज़माने में न्यूक्लियर रिएक्टर्स पाकिस्तान में नहीं थे, सिवाय एक टेस्ट रिएक्टर के जो था नीलोर में, और एक मेरा ख्याल है वो कैनब कराची में था, वो भी ओल्ड टाइप का था, हैवी वाटर रिएक्टर। लेकिन पाकिस्तान का इरादा था कि रिएक्टर्स लगाने हैं।
तो वो करते करते ख्याल फिर पता लगा, हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किसी कोर्स में हुआ कि फ्यूजन पर अभी काम शुरू हुआ है। फ्यूजन वो प्रोसेस है कि जो सितारों पर हो रहा है और सूरज भी जो चमक रहा है, जिसकी इतनी रोशनी है, ये असल में बहुत बड़ा थर्मोन्यूक्लियर रिएक्टर है। इसमें हर वक्त बेइंतहा एनर्जी पैदा हो रही है फ्यूजन से। तो मेरा फिर इसमें इंटरेस्ट हुआ। इत्तफाक से कादिर साहब आ चुके थे उस वक्त, मैंने इनसे बात की। इन्होंने फिर एक डॉक्टर मुर्तज़ा थे प्लाज्मा फिजिक्स के, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी फिज़िक्स डिपार्टमेंट में, उनसे बात की। तो वो फिर कोई ऐसा अरेंजमेंट हुआ कि चेयरमैन एटॉमिक एनर्जी कमीशन डॉक्टर इशफाक अहमद, उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में, और विजन भी था। देखिए आज के एक और चीज़ आपको बताऊँ, ये बड़ा फ़र्क है कि जब साइंटिस्ट लीडर होते हैं ना साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस के, तो वो 20-25 साल आगे देखते हैं। उन्होंने उस वक्त ये सोच लिया होगा कि चलो एक आध आदमी हमारा इधर जाता है प्लाज्मा में तो इट इज़ ओके। बल्कि एक और बंदा भी पेंस्टेक से एटॉमिक एनर्जी कमीशन का प्लाज्मा फिजिक्स में पीएचडी कर रहा था, मुझे उसका नहीं पता था, बाद में लगा। लेकिन उनका चूँकि साइंटिस्ट थे, उनको पता था कि अभी तो इसकी ज़रूरत नहीं, तो उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी कि आप कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के ग्रुप में काम करो। मैंने वहाँ फिर ज्वाइन कर लिया, तनख्वाह कमीशन से मिलती थी। ये मेरे साथ एक एडवांटेज एडिशनल हो गया। वहाँ मैं इंस्पायर हुआ कि यार पीएचडी के बगैर तो कोई इज़्ज़त आबरू नहीं है साइंस में। तो यहाँ सर मैं टोकूंगा कि एमएससी के बाद फिर एमफिल में एक सेमेस्टर मैंने लगाया, उसी दौरान मेरा दाखिला हो गया। लिहाजा मैंने शायद, मुझे याद नहीं, मैंने उसका शायद फाइनल एग्ज़ाम भी नहीं दिया था सेमेस्टर का। ठीक है। लेकिन मैं फिर न्यूक्लियर इंजीनियरिंग में, क्योंकि उधर स्कॉलरशिप भी था। तो कहाँ गए थे न्यूक्लियर इंजीनियरिंग? वो है CNS उसको उस वक्त कहते थे, जो आज प्यास है, जो प्यास के नाम से। ठीक है। वो उस वक्त होता था सेंटर फॉर न्यूक्लियर स्टडीज़। ठीक है। और डॉक्टर इनामुर रहमान, ये असल में वो लोग हैं कि जिन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान में किया। ये हमें अब एहसास होता है, सही जो बात है। उस वक्त हम तंग थे, क्योंकि मैं आपको बताया ना, टीचर्स से वैसे ही मैं परे रहता था। लेकिन आज मेरे दिल में आता है कि यार ये बड़े काबिल कदर लोग थे कि उस ज़माने में जिन्होंने इतनी मेहनत की, लेकिन आज इनका कोई बस नहीं चल रहा। और हमारे इदारों के जो ज़्यादातर के हेड हैं और डिसीजन लेने वाले लोग हैं, वो ना तो उनमें ये जज्बा और पैशन है कि हमने कुछ करना है, और ना ही कोई प्लानिंग कर सकते हैं। ज़ाहिर है वो फील्ड कभी नहीं है। तो ये जो माहौल है पाकिस्तान के लिए, मैं समझता हूँ बड़ा, और इसीलिए डीमोरलाइज हो रही है हमारी यंगर जनरेशन। देखें हमारे पास अगर कोई नोबल लॉरिएट बैठा हो ना, आप देखें बेशुमार लोग उधर आए। जब हमारे स्टूडेंट्स देखते हैं कि ना तो प्रोफेसर की कोई ख़ास इज़्ज़त आबरू है, ये भी बल्कि गनीमत हो गया कि प्रोफेसर अताउर रहमान के ज़माने में थोड़ी सी इनकी ना फाइनेंशियल